आजकल कांग्रेस के एक नेता हैं जो कभी अपनी जाति बताते हैं, कभी अब उन्हें गोत्र भी बताते हैं और कभी वो अपना जनेऊ भी दिखाते हैं, लेकिन वो समय समय पर अपना चेहरा और अपनी बातें बदलते रहते हैं। एक बार वो जनेऊ दिखाते थे, जाति बताई, गोत्र बताया, लेकिन आजकल उनको ओबीसी याद आ रहा है। लेकिन ओबीसी के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है? नेहरू जी ने जिस जनगणना की वो बात आज कर रहे हैं, नेहरू जी के विचार क्या थे उस पे? नेहरू जी ने उसके बारे में कहा क्या था? कभी कम से कम उसको तो पढ़ लेते। नेहरू जी ने कहा था, आजादी के बाद नेहरू सरकार ने निर्णय लिया था कि ओबीसी की भारतीय सूची की कोई आवश्यकता नहीं है। यह किसी और ने नहीं किया था, यह देश की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और नेहरू जी का निर्णय है, यह किसी और का निर्णय नहीं है। आज आपको ओबीसी याद आ रहे हैं, आज आप ओबीसी की बात कर रहे हैं और ओबीसी की बात भी करना चाहते हैं। 3 आयोग बने आजादी के बाद। 3 आयोग किसने बनाए? आपको किसने रोका था उन तीनों आयोगों की रिपोर्ट लागू करने से? क्या विचार थे आपके? पहले आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की आपने? कालेकर कमेटी की रिपोर्ट आपने क्यों लागू नहीं की? और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होनी हुई तो राजीव गांधी जी ने उसका विरोध किया था। यह किसी और ने विरोध नहीं किया था, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। आज आप ओबीसी की बात करते हैं, जिस ओबीसी के आरक्षण लागू करने की बात और तीनों रिपोर्टों को जो आपके शासन में आई थी, जो आपके समय की थी, आपको लागू करने से किसने रोका था? हां, आपको एक परेशानी है कि इस देश के बैकवर्ड समाज का सौभाग्य है कि देश की आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश को प्रथम बैकवर्ड प्रधानमंत्री मिला। यह आपको बर्दाश्त नहीं, इसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह आपकी परेशानी है, इस परेशानी को हम समझ सकते हैं, लेकिन इस देश का पिछड़ा, इस देश का अनुसूचित जाति का लोग, इस देश का अगड़े समाज का जो सबसे नीचे पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, वो समझ चुका है कि उनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। माननीय सभापति जी, अगर मैं ओबीसी की बात करूं, राजनीतिक नेतृत्व की बात करूं, प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी हमें मिले, और अगर राजनीतिक भागीदारी की मैं बात करूं, राजनीतिक भागीदारी में अगर आप उठा लीजिए, आज सबसे ज्यादा ओबीसी के लोकसभा के सदस्य किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। अगर आज देश में सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय के विधायक हैं तो बीजेपी के हैं। अगर विधान परिषद के सबसे ज्यादा ओबीसी के सदस्य हैं तो बीजेपी के हैं। आज सबसे ज्यादा इस देश की आजादी के बाद मंत्री अगर बने ओबीसी के तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बने। सबसे ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी, जिसकी लड़ाई, जो बाबा साहब ने जिसके लिए संघर्ष किया, जो बाबा साहब को आपने हरवाने का काम किया, राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीतिक नेतृत्व आपने नहीं उभरने दिया, वो राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम ओबीसी के लोगों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम करने का। आपने क्या किया? नौकरी की तरफ ओबीसी एससी को नौकरी मिल जाए, आरक्षण की आप बात करते थे, जिसमें आपकी नीयत नहीं थी, नेहरू जी की भी नीयत नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की को बधाई देना चाहूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने समाज के उस वर्ग को, जो ओबीसी का सबसे पिछड़ा वर्ग है, जिसे हम विश्वकर्मा समाज कहते हैं, जो नाई, जो हमारा धोबी है, जो लोहार बढ़ई है, उस समाज, कुम्हार, जो अपने हाथ से काम करता था, जिनके पास स्किल होता था, वो धीरे धीरे इस नौकरी के चक्कर में वो स्किल उनका खत्म हो गया। इस देश के प्रधानमंत्री ने समाज के उस वर्ग की चिंता करने का काम किया और विश्वकर्मा जैसी महत्वपूर्ण योजना उनके लिए लेकर आए, जिसमें उनको
स्किल तो किया ही जाएगा, उनको साथ साथ उनको अपना व्यापार करने के लिए भी उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच। माननीय सभापति जी, किसानों को लेके एक बड़ी योजना, पहले किसानों से पहले मैं आयुष्मान के अपने अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। सभापति जी, आप भी किसान पुत्र हैं, आपने भी गांवों में देखा होगा अपने समय। गांव में अगर अक्सर हमारे बहुत से लोगों का अनुभव होगा जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वहां जाकर जब किसी गरीब परिवार का व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, तो वो एक काम करता है कि पहले तो यह करता है कि कहीं से पैसे उसको उधार मिल जाए। अगर उसको गांव में कोई उधार भी नहीं देता था तो फिर उसके बाद वो कर्ज लेता था, और जब गंभीर बीमारी हो जाती थी, लाइलाज हो जाता था, वो संभव नहीं हो पाता था, तो वो अपने मरीज को अपने घर लेकर जाता था धन के अभाव, और उसको समय का उसका इंतजार करता था। ये स्थिति हमारे गांवों में आम आदमी, गरीब आदमी की थी। ये पीड़ा थी इस देश की इस गरीब की इस पीड़ा को समझने का काम आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आयुष्मान योजना लाकर इस देश में किसी भी गरीब परिवार के व्यक्ति को अब इलाज के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 लाख तक का इलाज फ्री देने का काम आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और सभापति जी, मुझे अब ये विकसित भारत जो हमारी यात्रा थी उसमें जाने का मौका मिला, कुछ लाभार्थियों से मिलने का भी मुझे मौका मिला। मैं एक दो अनुभव बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं एक महिला लाभार्थी से मिला। मैं महिला लाभार्थी से पूछा कि क्या तुम्हें लाभ मिला, क्या हुआ। उसने बताया कि मेरे घर में सांसद जी 5 लोगों को डेंगू हुआ था। मैंने कहा हुआ क्या फिर उसके बाद? बोले हम तो इलाज कराने गए और हमें 1 पैसा भी नहीं देना पड़ा, 5 का इलाज फ्री हुआ। तो मैंने कहा इससे पहले क्या होता? बोले सांसद जी हम नहीं इतना अच्छा इलाज करा पाते अगर आयुष्मान कार्ड हमारे पास नहीं होता। और उन्होंने मंच से खड़े होकर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने का काम किया। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए अंत में एक बात कहकर, दूर लोगों को पास करते हैं, दूर लोगों को पास करते हैं, काम हर एक खास करते हैं, काम हर एक खास करते हैं। मोदी नाम है उस इंसान का, साथ सबका विकास करते हैं। धन्यवाद।